हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके घर और वन शॉट क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई क्लास 12 फिजिक्स। बेटा क्या कहता है ईएमआई भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से नीट में या फिर जेई मेन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सभी पेपर में हमें देखने को मिलता है। नीट पीवाईक्यू इसके ऑलरेडी अपलोडेड है, जेई मेन पीवाईक्यू इसके कल आपको मिल जाएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कुछ टीचर या कुछ जो हम कहते हैं इंस्टीट्यूट वो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिज्म में ही पढ़ा देते हैं, बट क्योंकि ईएमआई में ही जो हमारे पास मेन रोल है वो फ्लक्स का है, तो हम यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड इन दैट फील्ड लाइन। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। अब मैं ये एक चीज मेंशन कर दूं बेटा कि ये वाले जो नोट्स हैं ये भी आपके ही किसी सीनियर ने, जो एमबीबीएस कॉलेज में बच्चा है पढ़ रहा है, उसने बनाए हैं। उसका नाम है सरदीप। ये हमारा एक स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट है क्योंकि अब तो वो कॉलेज में है ना, बट ये कहते हैं एक बार जो आपका स्टूडेंट है वो लाइफ टाइम के लिए आपका स्टूडेंट रहता है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है सरदीप, इसने नया नया टैब लिया था और पहली ही जो टैब के ऊपर जो फाइल बनाई थी, अपने नोट्स बाद में बनाए, आप लोगों के लिए हमारे लिए फाइल सबसे पहले बनाई। तो पहली फाइल उसने जो अपने टैब पे बनाई थी, ये बच्चों का प्यार होता है बेटा, ये बच्चों का प्यार होता है अपने टीचर के लिए। उन्होंने कहा कि सर आप बोल रहे थे कि कुछ बच्चों को जिसके पास भी टैब हो वो फिर फाइल बना के हमें भेजें, तो मैंने टैब लिया अभी नया नया, तो आप मुझे बताइए कौन सी फाइल बनानी है। ठीक है, तो ये सरदीप ने जो है फाइल आप लोगों के लिए बनाकर हमें भेजी है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई डॉट डी ए, यहां बी डॉट डी ए। एसआई यूनिट वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होता है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट भी मिलता है बेटा कि टेस्ला किसके बराबर है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, यस। तो टेस्ला किसके बराबर है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि ये फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, तो इसको क्या बोल देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बेटा। तो ये याद रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में वो कह सकता है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द एरिया और द सेक्शन, तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कौन सी टर्म आ गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, वेरी रेयरली, कहीं पे ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपसे ये कहीं पूछी जाए। mx से इसका सिंबल है 10⁻⁻8 वेबर। जब भी मैक्सवेल का नाम लेते हैं बच्चे को वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर याद आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये यूनिट डायमेंशन एरर में आपको फिर से बताएंगे किस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो यहां से आप b को बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी कि a हो जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा। साथ में क्या लग गया बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। एक टर्न में से बी ए कॉस थीटा, अगर उस लूप की n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाता है टोटल फ्लक्स बेटा। फिर आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है बेटा, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं आपको याद करा दूं कि आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा। हमारी मोटिवेशन को अप रखने के लिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और हाइप करना है बेटा। ओके, तो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इंड्यूस करंट फ्लो इन द सर्किट। क्या होता है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस, किसी भी कॉइल के अक्रॉस अगर ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो आपको फ्लक्स चेंज कराना है। तो वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा बेटा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, is that magnetic flux? No, it is the change in magnetic flux beta. Change in flux is the cause of induced EMF.
कल एक बच्चा मेरे पास डाउट लेकर आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ईएमआई आ रहा है अभी नेक्स्ट वीक। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसमें यही लिखा था कि एक लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है तो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ होगी। नो, एक लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, चाहे कैसे चेंज होगा वो आगे बात करेंगे, तब ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटा। तो ये सेकंड लॉ इसको मेजर करके बताता है कितना होता है। इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होती है डी फाइव बाय डी टी। फिर हमारे पास बच्चों लेंज लॉ आ जाता है। लेंज लॉ हमें क्या बताता है बेटा कि जो इंड्यूस करंट है इट अपोज द चेंज और कॉज इन द फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। ये जो इंड्यूस करंट है ये हमेशा उस कॉज या चेंज को अपोज करेगा जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। जैसे जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये कम करने की कोशिश करेगा, कम होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहां पर ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, माइनस साइन। ये माइनस साइन किसकी वजह से है बेटा, इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, ये लेंज लॉ की वजह से। और एक चीज और लिखी जाती है बेटा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। वो कहता है कि ऐसा होता है, ये हम आगे चलकर एक एग्जांपल में भी आपको बताएंगे, रिजल्ट जो बताएंगे कि जितनी मैं एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा उसको ये करंट डिसिपेट कर देगा या यूज कर लेगा बेटा। ठीक है, अब इसमें ये जो डायरेक्शन है इसके बारे में दो तीन एग्जांपल हमने ली हैं। अगर ये एक मैग्नेट नीचे की तरफ फॉल करेगी बेटा, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर ऊपर है यहां, तो इस मैग्नेट में इसको करंट किस तरफ दिखाई देगा बेटा। पहली बात, जब ये नॉर्थ पास जाएगा तो इधर क्या डेवलप होगा, नॉर्थ। ऊपर वाले फेस पे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ। नीचे वाले पे साउथ। क्यों, नॉर्थ को नॉर्थ ही रिपेल करेगा बेटा। ये बात समझ में आई। अब अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिज्म वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया था, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ दिखाई देगा, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो हमें क्या दिखाई देगा, साउथ दिखाई देगा बेटा। अगर ये नॉर्थ है तो इस ऑब्जर्वर को करंट किस तरफ दिखाई देगा बेटा, इस ऑब्जर्वर को करंट किस तरफ दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्लियर है, समझ गए। अब यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से दिखाई देगा। वहीं अगर ये मैग्नेट दूर जा रही होती, अगर ये मैग्नेट दूर जा रही होती बेटा, तो यहां पर नॉर्थ था तो इसे दूर जाने से रोकने के लिए क्या बनता, साउथ। साउथ बनता तो क्या दिखता बेटा, क्लॉकवाइज। जैसे यहां पर इन्होंने बना भी रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये नॉर्थ दिखाई देता, इसको ऊपर से क्या दिखाई देता, नॉर्थ। तो यहां क्या नीचे क्या बनेगा, नॉर्थ। अगर हम नीचे वाले ऑब्जर्वर को देखें तो इसको किधर दिखाई देगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये किसको दिखाई देगा बेटा, इसको, इस वाले ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज दिखाई देगा। फिर यहां पर एक ये लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। जब ये छोड़ दिया गया बेटा तो यहां पर ये जो करंट है इसके मोशन को अपोज करेगा। अगर ये फ्री फॉल करता, अगर ये फ्री फॉल करता तो जी होता, बट ये करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, रोक नहीं सकता, थोड़ा सा अपोज करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। वहीं अगर यहां पर इसमें एक कट होता बेटा, मैं अगर एक और डायग्राम यहां बना दूं, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, बच्चा अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाता है बेटा। अगर मैं यहां पर एक और अगर मैं यहां पर एक और डायग्राम बना दूं, इसमें ये कट है बेटा, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब अगर हमने इसको रिलीज कर दिया, अब ये कट होने की वजह से क्या होगा, कट होने की वजह से, गैप होने की वजह से, गैप, इंड्यूस करंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अब जो मैग्नेट है वो कितने से फॉल करेगी बेटा, जी से फॉल करेगी। अब ये मैग्नेट कितने से फॉल करेगी, जी से। इसके अंदर कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको,
क्या ये बात समझ में आई? तो ये 2-3 केस हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर ये वाला केस है बेटा, अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर लूप पड़ा है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ती है बेटा। अब समझना क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट इसे अपोज करेगा, तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब करंट घूमेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो देगा ना बेटा। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो मैं बाहर की तरफ फील्ड लगा दूंगा तो वो उसको अपोज करेगा। अगर अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? बाहर। अब बाहर की तरफ इंड्यूस्ड है तो करंट की डायरेक्शन बेटा, ये थंब क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर है तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ गई बेटा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से फील्ड लाइन, ऊपर से फील्ड लाइन आ रही है तो ये अगर एक लूप है तो ये कैसा दिखाई देगा बेटा? कुछ इस तरीके से कि ये मेरे पास लूप है, इधर से नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है तो इधर फील्ड लाइन इसको एंटर कर रही है ना ऐसे, तो ऊपर से नॉर्थ इसके पास आ रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तभी ये फील्ड लाइन अंदर बढ़ रही है। तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो यहां फेस पे क्या बनेगा? नॉर्थ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप इनको दो तरीके से देख सकते हैं, जिसको वो नॉर्थ वाला समझ में आए तो वो देख सकता है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये फील्ड बढ़ रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, उसकी तरफ थंब लगाओ, घुमा दो फिंगर्स। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो इंड्यूस इसको सपोर्ट करता, अंदर होता तो करंट क्लॉकवाइज। अब मेरी बात समझे बेटा? क्लियर है? अब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ तो आ गई बेटा, तो इंड्यूस करंट किसके बराबर होता है? ईएमएफ बाय आर। इंड्यूस करंट ईएमएफ बाय आर। चार्ज किसके बराबर होता है? आई dt, तो dt कट गया, डेल्टा फाई बाय आर। ये डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। आई इंड्यूस करंट। फिर एक नोट आ जाता है बेटा कि अगर ये दो लूप, एक ये लूप है, ये मैग्नेट है, अगर ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो कब इसमें से इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस करंट होगा? वो तब होगा जब इनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन बदलेगी बेटा, क्योंकि जब ये पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा। अगर सेपरेशन सेम है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स तो है नॉन जीरो फ्लक्स बट इट इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। तो बेटा ई इंड्यूस्ड, ये हमारे पास क्या है? ई इंड्यूस्ड is directly proportional to relative velocity. If V1 and V2 are same, then E induced is 0. क्या ये बात समझ में आई बेटा? अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएं तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाए। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इवन नीट और जेई, नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और जेई में तो काफी बार आ चुका है। ओके, क्या कहता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। मैंने सब जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया अभी, मैं सिर्फ इतना सा बना लेता हूं कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रखी है, ये रिंग एक्सपैंड भी कर सकती है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो जब ये रिंग एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? इस एरिया में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बदल रहा है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है बट एरिया जिसके अंदर से फील्ड पास हो रहा है वो बदल रहा है। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? एन बी ए कॉस थीटा पे। अगर आप फील्ड बदल देंगे टाइम के साथ वेरी, तब भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी। एरिया बदल देंगे तब भी होगा, थीटा चेंज कर देंगे तब भी होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है? एरिया। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है? माइनस बी डी ए बाई डी टी। ये क्या है हमारे पास बेटा? ये हमारे पास क्या है? डी ए बाई डी टी। ये हमारे पास क्या है? डी ए बाई डी टी। अब एरिया क्या होता है रिंग का? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी क्या है? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। सिंपल चेन रूल लगाकर आप उसे लिख सकते हैं। समझे बेटा? व्हेन रिंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है कि कब लगाना है? जब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। नोट 3 क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड आई इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। जबकि जो हमारे पास
एक से जो हमारे पास बेटा चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डिपेंड ऑन चेंज इन फ्लक्स बेटा। चार्ज किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स पे। इन दोनों में फर्क है बेटा। इसमें टाइम है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, इसमें टाइम नहीं है, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स। कितने टाइम में चेंज हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना फ्लक्स चेंज हुआ चार्ज उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आती है कि एक लूप है, एक मैग्नेट है, पहले वो 1 सेकंड में पास आई, दूसरे केस में 2 सेकंड में पास आई, बट आई सेम डिस्टेंस पे, तो कौन सी क्वांटिटी दोनों केस में सेम होगी? चार्ज फ्लो। टाइम बढ़ गया तो बेटा ईएमएफ और करंट चेंज हो जाएगा, बट चार्ज फ्लो क्योंकि वो सेम पोजीशन पे आई है तो फ्लक्स चेंज इज सेम। क्लियर बात? फिर आता है नोट 4, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है। वो जो हमारा स्टूडेंट है वो भूल गया था इसको ऐड ऑन करना, ये मैंने इसका पेज चेंज कर लिया बेटा, है ना। वो इसलिए नहीं लिखा उन्होंने बेटा क्योंकि उसको बोला गया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह लिखने हैं सिर्फ, ठीक है, तो उनको लगा ये तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में कराया हुआ रिजल्ट। तो क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा जाए, इनिशियली वो कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, या फिर लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ये ऐसे, तो इनिशियली जो फ्लक्स है जो थीटा है वो क्या था? 0, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में थे, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको घुमाएंगे तो किसी टाइम टी में ये कितना एंगल घूम जाएगा बेटा? इट विल रोटेट बाय ओमेगा टी, तो इसलिए यहां पर क्या बन गया? कॉस ओमेगा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाता है NBA साइन ओमेगा। अब यहां से आपको दो तीन चीजें देखनी है। पहला तो ये फ्लक्स हमें पता चल गया, फिर हमें ये इंड्यूस ईएमएफ पता चल गया बेटा। इंड्यूस ईएमएफ क्या है? NBA साइन ओमेगा टी। अब यहां पर जो SIP है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए इसके बारे में बेटा, वो पहला, पाई एंड इंड्यूस ईएमएफ हैज फेज डिफरेंस ऑफ π/2। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बेटा? π/2। व्हेन फाई इज मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ इज मिनिमम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है, जो वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले होते हैं उसमें, कि फाई अगर मैक्सिमम है जब cos 1 होता है sin 0, जब sin 1 होता है cos 0 बेटा। व्हेन फाई इज मिनिमम, इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम। फिर इन वन कंप्लीट राउंड IN चेंज डायरेक्शन ट्वाइस। ये समझना है, बच्चा अक्सर कहता है कि सर ये तो साइन का फंक्शन है, तो देखो ना एक राउंड में एक बार प्लस एक बार माइनस, एक ही बार तो डायरेक्शन चेंज की, तो ज्यादातर बच्चे यहां पर आंसर क्या मार्क करते हैं? 1, बट यहां पर क्या आंसर आना था बेटा? 2, क्योंकि जब वो बात करता है तो वो एक राउंड 0 से नहीं लेना होता बेटा, क्योंकि 0 की आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको एक राउंड लेना है तो यहां से लो, यहां से बेटा ऐसे राउंड लो, आप समझो इस बात को, यहां से एक राउंड लो, ये भी तो एक साइकिल ही तो है, टाइम पीरियड। अब देखो यहां पर ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है। 0 पे लेंगे तो कई बार बच्चा समझ नहीं पाता कि 0 पे साइन चेंज होगा, भाई यहां प्लस पॉजिटिव है, अगर आप थोड़ा सा इधर ले लो 0 से तो थोड़ा सा इधर पहुंचे, प्लस माइनस फिर प्लस, तो एक कंप्लीट राउंड में, एक कंप्लीट राउंड कह लो और साइकिल कह लो, एक साइकिल में कितनी बार साइन चेंज होगा? 2 बार। ये बहुत बच्चे पेपर में गलती करते हैं, अगर आपने भी कभी ये गलत मार्क किया था बेटा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आती है ट्विस्टेड लूप प्रॉब्लम बच्चों। ट्विस्टेड लूप प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है बेटा, कभी ये अंदर होगा कभी बाहर की तरफ, यहां हमने अंदर की तरफ लिया है, माइनस k कैप लगा दिया बेटा। ये एक बड़ा लूप है, ये एक छोटा लूप है, दोनों के क्रॉस फील्ड बदल रहा है। तो अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है टाइम के साथ बेटा, तो करंट कैसा आना था जो मैंने ऊपर बताया था, इंड्यूस्ड करंट ऐसे आना था। अब ये कह रहा है इधर जा, अब इसका भी इंड्यूस करंट कैसे आएगा बेटा? ऐसे आएगा। भाई इंड्यूस करंट ऐसे ही आना था इसका, सेम टू सेम दोनों का, बट इस लाइन में कंफ्लिक्ट होता है, तो उस कंफ्लिक्ट को बचाने के लिए बच्चे कई बार फंस जाते हैं, तो मैंने ये रिजल्ट लिखा है।
अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ लिखना है तो बिग लूप माइनस स्मॉल लूप डीबी बाई डी। जब ये आपने इंड्यूस ईएमएफ लिख ली तो ये इसको डिवाइड बाय आर कर देंगे। आर किसका होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। क्लास में अच्छे से समझाते हैं, बैटरी इक्विवेलेंट बना के समझाते हैं कि किस तरीके से ये आता है। अगर 3 लूप हो बेटा, 3 लूप हो ट्विस्टेड लूप, तो किसी 2 का प्लस 1 का माइनस लिख लेंगे बेटा, है ना। अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों का माइनस 0 हो जाएगा बेटा। अगर 3 बराबर लूप हो, किसी 2 का प्लस 1 का माइनस लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे है तो ये जब ट्विस्ट करेगा तो एरिया वेक्टर घूम गया बेटा। एक का एरिया वेक्टर अगर पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे का नेगेटिव ले लेंगे, समझे। फिर हमारे पास ये 2 केस आते हैं बेटा, काफी पॉपुलर हैं, थ्योरेटिकल केस। अगर ये 2 लूप हैं, ये दोनों क्लोज लूप हैं, बीच में एक वायर को ज्वाइन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस करंट है वो दोनों में इस तरीके से फ्लो करेगा बेटा। यहां इस जो ये कनेक्शन है इसमें से कोई फ्लक्स या कोई करंट, इंड्यूस करंट नहीं जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? क्या होता है इसमें? इसका अपना करंट फ्लो करता रहेगा, इसका अपना करंट फ्लो करता रहेगा। क्लियर है? बट यहां पर अगर ये कनेक्शन बीच में है नहीं, गैप है, तो ऐसे तो करंट जा नहीं सकता। अब कौन सा करंट डोमिनेट करेगा? बिगर लूप करंट डायरेक्शन डोमिनेट। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा सबको? तो ये जो बिगर लूप है इसकी करंट की डायरेक्शन डोमिनेट करेगी। पहले देखो दोनों की सेम थी, अब दोनों की ऑपोजिट है, तो बड़े लूप की करंट डोमिनेट करेगी। अगर ये पूरा लूप है तो अपना मस्त घूमता रहेगा, इसको क्या लेना है, यहां पर कोई करंट एक्सचेंज नहीं होगा। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है बेटा कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे सच दैट इट कट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर व्हेन कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा। तो क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो आपको ये समझना है बेटा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। कितनी होगी ईएमएफ बेटा, BLV। कब होगा, ये लिखा हुआ है देखिए, विद एंड V क्रॉस B एट हायर पोटेंशियल। ये हमारे पास BLV कब होगा वो अभी बताएंगे। फोर्स हमारे पास ये होती है B एट लोअर पोटेंशियल हो गया बेटा, यही बताया आपको। इलेक्ट्रॉन V क्रॉस B इधर था, फोर्स इधर आई, तो इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो B एट लोअर पोटेंशियल होगा। ये काफी जगह पर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, V क्रॉस B डॉट DL लिख सकते हैं। ये कौन सा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा। अब अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब ये हमारे पास VBL होता है, जब BVL होता है। कुछ मर्जी कह लो बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कब होगा बेटा, जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब BVL होगा। ओके, तो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर कंडक्टर नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर ऐसे कंडक्टर है बेटा, क्या ये बात समझ रहे, तब आपको क्या लेना है, L इफेक्टिव V, L इफेक्टिव इंटू V, L इफेक्टिव VB। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो हम कंपोनेंट ले लेते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाऊं कि ये एक रॉड है, ये इस तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा। अगर ये एंगल थीटा है तो अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो L के परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास L हो गया बेटा। तो अब इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी, V साइन थीटा इंटू L। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। अब लेंथ के परपेंडिकुलर V का कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट लेना है। चाहे V के परपेंडिकुलर लेंथ का कंपोनेंट ले लो, वो बात सेम है। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इसकी वजह से ईएमएफ 0 होगा, वो अभी लिखा भी होगा बेटा आगे। इफ द क्लोज लूप मूव इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। अगर कोई क्लोज लूप
यूनिफॉर्म फील्ड में मूव करता है, कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड। बेटा यहां पर मैंने इसलिए एरो ये बनाई है क्रॉस, ताकि आपको समझ में आए कि ये कंप्लीटली इनसाइड द फील्ड है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, 0। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे न्यूमेरिकल हमें जरूर देखने को मिलेंगे कल की वीडियो में, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तब इंड्यूस ईएमएफ मे और मे नॉट बी 0 हो सकती है। बेटा यहां एक रिजल्ट याद रखना है, यहां पर एक और जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। बेटा क्या होता है, अगर हमारे पास इफ एनी टू ऑफ बी वी एंड एल become parallel then induced EMF क्या होगा बेटा, 0। क्योंकि ये हमने क्या लिखा था बेटा, हमने ऊपर लिखा था कि ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जब ये कोप्लेनर होंगे तीनों वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कोई दो अगर पैरेलल हो गए तो तीसरा किधर भी हो तो ये एक कोप्लेनर होंगे। बेटा मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखिए मान लो ये 2 फिंगर्स हैं, अगर ये 3 ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये स्पेस वेक्टर है। कोई 2 पैरेलल हो गए, ये 2 पैरेलल हो गए तो अब ये क्या हो गए, एक प्लेन में। चाहे ये तीसरा परपेंडिकुलर है, ये 2 पैरेलल हो गए तो ये एक प्लेन हो गया। तो जैसे ये तीनों कोप्लेनर होंगे तो ये 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए मैंने कहा कि जो ये कंपोनेंट पैरेलल होगा इसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट तो एल के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। फिर ये वाला केस था जो मैं लेंज लॉ में आपको कह रहा था, अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर मूव करता है, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी v देकर छोड़ दिया, तो इसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ आएगी बेटा BVL, उसकी वजह से एक करंट आएगा BVL/R, तो उसकी वजह से, इस करंट की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स BIL लगेगी बेटा। इस फोर्स की वजह से स्पीड डिक्रीज होगी बेटा। दिस फोर्स ट्राई टू रिड्यूस स्पीड, क्योंकि लेंज लॉ कहता है मोशन को अपोज करेगा। तो करंट किसकी वजह से आया, इस वेलोसिटी की वजह से, तो ये करंट इस वेलोसिटी को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, बाय जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कितनी आ गई, ये वैल्यू लिख दी बेटा। टू कीप वेलोसिटी कांस्टेंट हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स, बेटा। जो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, तब जाके हमारे पास ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पावर सप्लाइड किसके बराबर होगी बेटा, ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बन जाएगी b² L² V/R। जब आप देखेंगे पावर लॉस अक्रॉस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है तो इसके क्रॉस कितनी होगी, I² R, ये भी b² L² V/R होगा। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है, जो लेंज लॉ था दैट इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। जितनी आप यहां पर पावर सप्लाई करेंगे वो उस करंट के थ्रू, पहले वो करंट में आएगा, करंट के थ्रू रजिस्टर में से एनर्जी लॉस कर देगा। तो इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये समझना है बेटा। जेई में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं कि इन 3 सालों वाली जो वीडियो है उसमें आएगा कि नहीं, अभी पूरे क्वेश्चन मैंने अरेंज नहीं किए हैं, बट एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें उसने पावर लॉस पूछा था, बट अगर हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई निकाल लें तो वही आंसर बन जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखें बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन था बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन था। इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। जब एक लूप इसमें से पास होगा तो जब ये एंटर करेगा बेटा तो धीरे धीरे इसमें फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। जब ये एंटर करेगा, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूं ऐसे, अगर ये एंटर करेगा बेटा यहां पर, तो इसमें ये फ्लक्स बढ़ेगा बेटा, एरिया बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे ये मूव करेगा आगे, तो फ्लक्स पहले बढ़ेगा, फिर जब ये पूरा अंदर होगा तो ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जब ये बाहर जाएगा
तो ये फ्लक्स हमारे पास डिक्रीज होगा, और फाइनली जब ये कंप्लीटली बाहर आ जाएगा तो फ्लक्स जीरो। तो वो जो ऊपर क्वेश्चन था, उस थ्योरी थी, उसमें यही था कि जब ये कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहां पर स्लोप बेटा डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो यहां ईएमएफ हमने क्या लिख ली, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ईएमएफ क्या आ गई, नेगेटिव कांस्टेंट। यहां स्लोप जीरो, यहां नेगेटिव, तो ईएमएफ पॉजिटिव। अगर यहां मैग्नीट्यूड पूछी होती बेटा तो मैं इसमें सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर देता, अगर मैग्नीट्यूड पूछी होती तो हम इसको इस तरीके से बना। फिर आता है रोटेशनल ईएमएफ। अब क्या होता है बेटा, जब आपने देखा कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी। अगर आप लीनियर बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए और वहां तक जाके उसको वापस लेके आना है, वापस लेके आओगे तो करंट ऑपोजिट जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा, भाई फ्लक्स ही तो काटना है, तो ऐसे क्यों लेकर जाना है, यहां फील्ड लाइन लगाओ, इसको ऐसे घुमाते रहो, तो एक छोटे से रीजन में ही आप एक ऐसी चीज जनरेट कर लेंगे जो लगातार फ्लक्स को काटती रहेगी, लगातार ईएमएफ इंड्यूस करती रहेगी। तो उन्होंने ट्रांसलेशनल मोशन की जगह इसे घुमाना शुरू कर दिया। जब ये घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी बेटा, तो इसको ये कट करता हुआ जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। जिनको याद नहीं रहता वो देखिए, वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा एल। अब ये वी लीनियरली वेरी कर रहा है, ओमेगा इंटू आर होता है, यहां जीरो, यहां ओमेगा आर, R1 R2 R3। जब लीनियरली वेरी करेगा तो एवरेज क्या होती है, 2। तो क्या बन गया, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बेटा। तो इस तरीके से याद भी रह जाता। कई बार बच्चे इसमें यही गलती करते हैं, यहां बी ओमेगा स्क्वायर एल लगा देते हैं। भाई बी वी एल तो याद है ना, वी को क्या लिखो, ओमेगा एल, तो एल का स्क्वायर आएगा, याद रह गया। ठीक है बेटा। अब ये तो है एक्सेस और एंड के बीच में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, ये बिटवीन ओ एंड ए है। अगर मुझे बिटवीन ए एंड बी देखना हो, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर वाला पॉइंट है बेटा, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपको ए और बी के बीच में देखना है तो हाफ बी ओमेगा ए का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस बी के डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो तो आपको ऐसे, अगर बी इधर है तो वी इधर है बेटा, तो वी क्रॉस बी किस तरफ हो गया, वी क्रॉस बी इधर हो गया बेटा, तो कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, वी क्रॉस बी वाली साइड पॉजिटिव होगी। ऐसे पता चलेगा कि एक्सेस पॉजिटिव है या आउटसाइड पॉइंट। फिर इसमें ये स्पेशल केस आता है कि अगर हमारे पास कोई व्हील है, उसके अंदर n नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। किस में घूम रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो हर एक स्पोक एक बैटरी की तरह काम करती है, हर एक स्पोक एक बैटरी की तरह काम करती है बेटा। क्या ये बात समझ रहे? एक बार अगर इस स्पोक का टर्मिनल ओरिजिन की तरफ पॉजिटिव हो गया तो चाहे वो किसी भी पोजीशन पे होगी, टर्मिनल हमेशा किस तरफ पॉजिटिव होगा, ओ की तरफ होगा। ये बात ध्यान में रखनी है बेटा। ऐसा मत कर देना कि ये सेंटर है, इधर ऐसे लगा दिया, इधर ऐसे लगा दिया। नो, सेंटर अगर पॉजिटिव है तो जब ये इस साइड पे पहुंचेगी तब भी सेंटर पॉजिटिव होगा। तो कहता है एज स्पोक्स आर इन पैरेलल, ये सारी स्पोक्स पैरेलल में काम करेंगी। तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ई के बराबर। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था बेटा। इसीलिए ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक स्पोक की ईएमएफ के बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर एन डिस्क एन इंफिनिटी हो जाए तो इट बिकम्स डिस्क। तो यानी कि ये फॉर्मूला सेम फॉर डिस्क होगा। इसका मतलब E इज इक्वल टू 1/b ओमेगा आर स्क्वायर फॉर डिस्क ऑफ रेडियस आर, डिस्क ऑफ, अरे यार रेडियस। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर ये रोलिंग का केस आता है बेटा कि अगर ये कोई व्हील रोल कर रहा हो ग्राउंड के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रोटेशनल मोशन की जो वीडियो डाली थी उसमें क्या बताया था बेटा कि अगर ये रोल कर रहा है तो रोलिंग को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बीच में सम,
अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सम। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए और बी के बीच में अगर देखें तो एल इफेक्टिव कितना हो गया 2r, ये वेलोसिटी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो bvr। बट अगर आप देखेंगे रोटेशन की वजह से बेटा, इस वाले रोटेशन की वजह से अगर यहां बीच में स्पोक लगी होती बेटा तो फिर आ जाता हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर यहां पर बीच में क्या लगी होती स्पोक तो ये वाला आता बेटा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ए और बी में देखेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा 0। अगर आप यहां स्पोक लगा के भी देखें तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों ईएमएफ कट जाएंगी जब ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। इसीलिए अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा है तो कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो नेट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम। तो नेट ए और बी में पोटेंशियल कितना होगा 2bv। अगर ए और बी के बीच में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए। फिर आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ये क्या कहता है? कहता है जब किसी व्हेन इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। किसी भी रीजन में, चाहे वो स्पेस में हो, व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? इट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा वो क्लोज लूप नहीं बनाता था, बट इट फॉर्म क्लोज लूप। ये कंजर्वेटिव नहीं है, वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ 0 नहीं है। कितना होगा Q इंटू वी होगा। V इज द ईएमएफ इंड्यूस जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लूप बेटा, लूप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। डायरेक्शन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ होगी बेटा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो जिस तरीके से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लिखते हैं वैसे ही आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख सकते हैं। ये लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज इंड्यूस्ड करंट बेटा। फिर इसमें एक फॉर्मूला आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल रीजन बेटा। अगर एक सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये क्या है? सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन बेटा, ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इसमें ये देखिए क्रॉस करके दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ओके, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसका रेडियस r है, अंदर वाले पॉइंट का r, बाहर वाले पॉइंट का r। जब r लेस देन इक्वल टू r है तो अंदर हमारे पास ये होता है -r/2 dB/dt, बाहर होता है बेटा -r² 2r dB/dt। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही वेरी करता है जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता था, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो वायर हो चाहे वो स्फीयर हो। तो ये सेम वे में अंदर लीनियरली इंक्रीज करता है, बाहर ये इनवर्सली डिक्रीज करता है। समझे बेटा? फिर आते हैं बेटा एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं? इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर जो करंट आता है उसको हम एडी करंट बोलते हैं। ये वही इंड्यूस करंट ही होता है बेटा, इसको फोकाल्स करंट भी बोलते हैं। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन बेटा, यहां क्या लिख देते हैं? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। एक सेकेंड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में charge particles start moving in a loop under the effect of induced electric field cause the induced current known as eddy current। उनको क्या बोल देते हैं बेटा? एडी करंट बोल देते हैं। एडी करंट की कुछ एप्लीकेशन है। इंडक्शन फर्नेस बेटा, इंडक्शन फर्नेस में एक मेटल पीस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराया जाता है। इन करंट की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो मेटल पीस मेल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द एरिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बेटा, अगर हमारे पास ये कोई कॉइल ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो इंड्यूस करंट की वजह से ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। इवन इन गैल्वेनोमीटर, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, जो कोर है
दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसी वजह से जो उसका पॉइंटर है वो एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स लगाई जाती हैं बेटा, मेटल प्लेट लगाई जाती हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इंड्यूस करंट उसकी स्पीड को कम कर देता है और स्मूथ ब्रेकिंग में हेल्प करता है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? फिर यहां पर क्या कहता है बेटा, दो केस हैं जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अगर एक मैग्नेट को यहां से रिलीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, रिलीज। ये होलो कंडक्टिंग सिलेंडर था, ये मैग्नेट इसके अंदर गिरेगी बेटा, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन जी से कम होता है। एंड इफ सिलेंडर इज लॉन्ग, सिलेंडर इज लॉन्ग, देन मैग्नेट अचीव कांस्टेंट स्पीड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद हो, टर्मिनल स्पीड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। अगर ये सिलेंडर बहुत लॉन्ग हो बेटा तो धीरे धीरे गिरते गिरते इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि ये एक कॉइल है, कॉइल का यहां पर क्या है, एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के साथ यहां पर क्या लगा दी बेटा, एक स्विच लगा दी। बैटरी के साथ हमने यहां पर क्या लगा दी बेटा, एक स्विच लगा दी। जब इस स्विच को आप क्लोज करोगे, जब इस स्विच को आप क्लोज करोगे बेटा तो क्या होगा, ये जो कॉइन है ये जंप कर जाता है। कॉइन जंप व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्विच क्लोज की करंट आया, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसमें एडी करंट आएगा जो इसको इस फील्ड से दूर लेकर जाएगा बेटा, क्योंकि इट अपोज द चेंज। क्लियर है बेटा? फिर हमारे पास आ जाता है इंडक्टर। मैं आपको ये बता दूं बेटा कि हम जल्द ही, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप डिटेल में थ्योरी हमें पढ़ाएं, तो मई से हम एक बैच स्टार्ट करेंगे बेटा, फुल ईयर के लिए कंप्लीट। उसमें डिटेल में थ्योरी, डिटेल में कंसेप्ट, डिटेल में एग्जांपल्स और लेक्चर वाइज आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, और वीकली या फिर 2 वीक में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो एक परफेक्ट बैच हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जो भी बच्चे चाहते हो, वैसे तो भी एग्जाम होने हैं आपके, तो ये थोड़ा सा कहना बड़ा अजीब सी बात है कि जो अगले साल के लिए, बट कुछ 12th के बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि मुझे ड्रॉप लेके काम करना है, या ड्रॉपर में भी बच्चे ऐसे होते हैं कि सर फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया, मैंने उतनी तैयारी नहीं की, अगले साल मैं करूंगा या करूंगी। तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा कि हाँ सर हम रेडी हैं या हम करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा बेटा, नहीं तो एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो फिर हमने ये सोचा है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी एक्चुअल में ये पता चल पाएगा कि कितने बच्चे कनेक्ट करेंगे, तभी फिर आगे की चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो कहते हैं इंडक्टर ये एक कॉइल ही होती है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट। बेटा अपने करंट की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, उन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो ये हमारे पास L है, यूनिट क्या है, हेनरी। क्लियर है? तो ये L हमारे पास किसके बराबर हो जाता है बेटा, अगर हमें लिखना हो तो phi बाय I हो जाता है। phi क्या है, फ्लक्स थ्रू द सेल्फ कॉइल बेटा। सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए। ए क्या है इसका रेडियस, एल क्या है इसकी लेंथ। जब आप इसको एन को लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर आप देखें तो इसको इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता, इसको इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता। क्लियर है? तो ये एन स्क्वायर भी आ सकता है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जहां बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, वो है लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। बेटा इसके लिए जो वायर यूज की गई है, इसको वाउंड करने के लिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चा फंस जाता है। भाई एक टर्न में कितनी यूज होगी, 2 पाई आर, तो एन टर्न में कितनी होगी, एन इंटू 2 पाई आर। इफ अ कोर इज इंसर्टेड, अगर इसके अंदर एक कोर इंसर्ट कर दें,
तो म्यू नॉट विल रिप्लेस विद म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या था? रिलेटिव परमेबिलिटी बेटा। तो जो इंड्यूस इंडक्टेंस है बेटा, ये हमारे पास बदल जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? म्यू आर इंटू एल हो जाएगी। ठीक है। कहता है फॉर इंडक्टर प्रैक्टिकली आर जीरो नहीं होती, क्योंकि ये इंडक्टर किसी ना किसी वायर से बनेगा, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगी। बट एल कैन बी जीरो। अगर एल कैन बी जीरो जब आप इस कॉइल को ट्विन कॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। हमने वाउंड किया, फिर इसको रिवर्स ले लिया बेटा। रिवर्स ले लिया तो हर जगह जितना करंट जा रहा था उतना ही वापस आ रहा है बेटा, जितना जा रहा था उतना ही वापस आ रहा है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। फिर कहता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होती है बेटा? इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। अगर कॉइल में से जो करंट जा रहा है उसकी वजह से फ्लक्स है, अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर जाए तो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी ना बेटा। तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। जब आपको ना पता हो कि भाई मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है, तो आप इस इंड्यूस ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस डीएल बाई डी टी। जिस तरफ करंट होगा, जिस तरफ करंट होगा बेटा, उसी तरफ आप इसको ऐसे लिख दो, उसी तरफ आप इसको क्या लिख दो? ईबी। बात समझ रहे हैं? अगर ये नेगेटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वही मैंने यहां बताया। अगर ये करंट पॉजिटिव आ गया तो ये ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अपोज करेगी। अब जब आपको यहां बैटरी खुद से डिसाइड कर ली तो यहां आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि आप ये डायरेक्शन तो खुद ही डिसाइड कर चुके हैं। अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं पता तो आप सिंपल ये लगाओ बेटा। अगर आपको पता है कि करंट बढ़ेगा तो बैटरी उसे अपोज करेगी, तो अब आपको मैग्नीट्यूड लगानी है। मैग्नीट्यूड लगानी है तो क्या लिखोगे? डी आई बाई डी टी लिखो। ठीक है भी। अब आपको पता है कि करंट नेगेटिव है, तो आपने इस तरफ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, तो अब आप यहां पर ईबी लिख सकते हैं, जो एल डी आई बाई डी टी होगा। क्लियर है? समझे? इसी को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर भी बोलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं अक्रॉस द इंडक्टर, या फिर इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। क्लियर है बेटा? फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अगर ये सीरीज में होंगे तो L1 प्लस L2, पैरेलल में होंगे तो 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 बेटा। फिर आती है मैग्नेटिक एनर्जी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर। मेनली इसका यही फॉर्मूला बेटा यूज होता है, इसलिए मैंने इसी को हाईलाइट किया है। आप चाहें तो इसको आप फाई आई भी लिख सकते हैं, फाई स्क्वायर एल भी लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये ईएम वेव में भी यूज होता है बेटा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या थी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर है और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट है, 1/μ0। फिर ये एक नोट है बेटा, एम्स में, एम्स का जब पेपर होता था बेटा, ठीक है, अलग से, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक बार। क्या है इसकी डेरिवेशन? हम जेई बैचेस में कराते हैं बेटा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होती है? L बाय L। ये होती है म्यू नॉट बाय 8 पाई। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस के ये इंडिपेंडेंट। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बेटा। फिर आ जाता है एलआर सर्किट बेटा। एलआर सर्किट में जो करंट है वो टाइम के साथ, जैसे हमने आरसी सर्किट देखा था, वो टाइम के साथ वहां चार्ज था, यहां करंट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा बेटा तो आप इसका ग्राफ बना हुआ है कि नहीं? हाँ, ये बना हुआ है। इसका ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं बेटा। टाइम के साथ t0 पे करंट 0 था, टाइम कांस्टेंट के बाद ये करंट कितना हो जाएगा? 0.63 टाइम्स मैक्सिमम करंट, पीक करंट का 0.63 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? टाउ क्या था? L बाय आर। वहां क्या था? R इंटू सी बेटा। यहां क्या है? L बाय आर। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकेंड। इसको आपको याद रखना है। ओके। केस 1 में t0 पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यहां पर हमने E की यहां 0 कर दिया, तो 1 माइनस 1 ये हमारे पास कितना होता है बेटा? ये 1 होता है ना? तो 1 माइनस 1 0। इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट।
इस बात का ध्यान रखना है बेटा, एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। तो इंड्यूस ईएमएफ, इसके क्रॉस जो ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, v होगी। तो L di/dt किसके बराबर होगा, v/L। अब ये बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को ये तो फिर भी पता होता है। अगर उसने पूछ लिया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द रेट एट विच करंट इंक्रीज, तो वो क्या होगा, v/L होता है बेटा। L क्या है, इंडक्टेंस। L क्या है, इंडक्टेंस। समझे बेटा, यहां पर इस चीज पे ध्यान देना है। इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट इट डू नॉट चेंज। तो di/dt क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। क्लियर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। फिर आता है डीके ऑफ करंट। वही अगर एक इंडक्टर में करंट आई था, हमने बैटरी हटा के रजिस्टर लगा दिया, तो दिस करंट डीके टू 0। जब टी टाइम देखेंगे तो 63% डिक्रीज हो जाएगा बेटा। इसका अगर आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। आई नॉट क्या था, इनिशियल करंट बेटा। फिर आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके ऊपर भी छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक सेकेंड, यहां लिखा ही नहीं हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब एक कॉइल में से करंट जाएगा तो दूसरे में से फ्लक्स पास होगा बेटा। इसका फ्लक्स इसमें से भी तो पास होगा, बात समझ रहे। तो ये जो फ्लक्स पास होगा, इसकी वजह से जो जो इसके करंट की वजह से इसमें से फ्लक्स पास होगा, उसको हम जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा। तो यहां पर आपको ये देखना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2, सेकेंड कॉइल में बेटा वो किसके बराबर होगा, m टाइम्स di1/dt। पहली कॉइल में जो करंट चेंज होगा, एंड इन कॉइल 2, कॉइल 1 वो किसके बराबर होगा बेटा, m di2/dt। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। वो कहता है कि एक नंबर कॉइल में से करंट जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो सेकंड में से ईएमएफ कितना है। सेकंड में से करंट जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट में से ईएमएफ कितना है। कई बार वो ये डेटा दे देगा, ये दे देगा, एम लिखेंगे, फिर आपको ये दे देगा और ये पूछ लेगा, तो एम यहां से यूज कर लेंगे। ये दोनों एम क्या है बेटा, सेम है। ये दोनों एम क्या है हमारे पास, सेम होते हैं। क्लियर है, फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल, करंट इन फर्स्ट कॉइल बेटा। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आगे लिखे होने चाहिए, मुझे लगता है ये मिस हो गए। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एम बेटा। एम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न, मीडियम, ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल। दो कॉइल की ओरिएंटेशन बेटा, उसी के लिए क्या आता है, ये कपलिंग फैक्टर। ये कपलिंग फैक्टर किस पे डिपेंड करता है बेटा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है, L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर ये दो कॉइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हो तो K1 है। अगर ये दो कॉइल के बीच में थोड़ा गैप हो तो K<1 है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो K0 है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर बेटा, अब ये इंटरएक्टिव है, इंटरएक्टिव इंडक्टर्स, यानी कि एक का फ्लक्स दूसरे में से पास करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहां ये क्या आ जाएगा बेटा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M होता है। प्लस M जब एक दूसरे का फ्लक्स दूसरे को सपोर्ट करे, माइनस M जब एक का फ्लक्स दूसरे को अपोज करे। पैरेलल में भी यही होगा, L1 प्लस 1 प्लस M L2 प्लस M। ये भी कब होगा, जब फ्लक्स सपोर्ट करेगा और अपोज करेगा। फिर हमारे पास आता है टू कोएक्सियल सोलेनॉइड बेटा। अगर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड हो तो एनसीईआरटी में इन दोनों की लेंथ सेम है, रेडियस अलग अलग है बेटा, तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से लिखकर बताया गया। यहां पर जो आर लेना होता है बेटा, ये स्मॉलर का लेना होता है रेडियस, और लेंथ जनरली लार्जर की, अगर ये दो अलग अलग हो। तो आपको मेनली ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, फिर हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बेटा। क्या कहता है, एक जो कॉइल है ए का जो रेडियस है
इनर कॉइल का जो रेडियस है वो मच स्मॉलर देन बी है। ये हमने अपनी नीट PYQ वीडियो में भी आपसे पूछा था, 2-3 बच्चों ने आंसर किया, बाकियों ने आंसर ही नहीं किया बेटा। ये इतना स्मॉल क्यों लिया जाता है? ये इतना स्मॉल इसलिए लिया जाता है बेटा कि बड़ी जो कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हमें सेंटर पे पता है, तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेंटर पे लिख सकता हूं, और अगर ये एरिया, ये रेडियस बहुत छोटा है, तो ये भी एक तरह का सेंटर पे पड़ी है, वेरी स्मॉल, तो मैं इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या मान सकता हूं? यूनिफॉर्म मान सकता हूं। अगर इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं तो इसमें से फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल इनटू एरिया ऑफ अ स्मॉलर। तो जब आप देखेंगे करंट को हटा दो बेटा, तो हमारे पास ये बाकी क्या बच जाएगा? मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बाय बी। ए इज द डायमेंशन, डायमेंशन से मेरा मतलब है साइड लेंथ रेडियस ऑफ स्मॉलर लूप बेटा, और बी क्या है? डायमेंशन एंड रेडियस ऑफ द बिगर लूप। तो ये जो हमारे पास लूप है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे पास सर्कुलर हो, ये बड़ा लूप स्क्वायर हो सकता है, अंदर वाला सर्कल, तब भी ये क्या आएगा? ए स्क्वायर बाय बी। दोनों स्क्वायर हो सकते हैं तो तब भी ये क्या आएगा? ए स्क्वायर बी। इसमें एक और स्पेशल केस आता है बेटा, अगर हमारे पास अंदर वाला जो लूप है वो परपेंडिकुलर पड़ा हो, अंदर वाला लूप क्या पड़ा हो बेटा? परपेंडिकुलर, ऐसे। अब इसका एरिया वेक्टर इधर है बेटा, बट फ्लक्स किसकी किधर होगा? अंदर की वजह से, अंदर की तरफ। तो अब जो फ्लक्स है वो स्मॉलर में से क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। अगर फ्लक्स जीरो है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है बेटा। क्यों? बिकॉज प्लेन ऑफ बोथ कॉइल्स आर परपेंडिकुलर, दोनों कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेन है। इसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है बेटा एसी जनरेटर, ये तो बोर्ड के लिए होता है मेनली। हमारे जो यहाँ नीट में तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, तो हमने ऊपर देखा था बेटा, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या थी? NBA ओमेगा। इस ई नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? पीक वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पीक वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? NBA ओमेगा। समझे बेटा? अब ये हमारे पास स्लिप रिंग होती है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा, कार्बन ब्रश होता है, वायर होती है, स्लिप रिंग्स होती हैं, इनको स्लिप रिंग्स बोल देते हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक है। आर्मेचर होता है, इसकी कोई जरूरत हमें कुछ खास नहीं है। फिर आता है बेटा LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन में अब सिर्फ हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी कि आपको सिर्फ इसे कंपेयर करना है SHM के साथ, मैकेनिकल टर्म्स को इलेक्ट्रिकल टर्म के साथ। अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, इनिशियली एक कैपेसिटर, फुली चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर के साथ लगा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सारा चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो हमने ज्यादातर मेन सभी फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं बेटा, और ये समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो क्या ही बात है बेटा। एनालॉजी, मैकेनिकल टर्म, इलेक्ट्रिकल टर्म। मैकेनिकल में जो पोजीशन होती है वो यहां चार्ज होता है, डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी तो ये करंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा? di/dt। मास क्या होगा बेटा? इंडक्टेंस होगी। और मास क्या रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया। तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल्फ इंडक्टेंस। के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? 1/c बेटा। और फोर्स क्या हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि EMF। क्लियर है? तो ये टर्म्स आप अपने उसमें लिख भी सकते हैं कि ये हमने क्या लिखा है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस है बेटा। ये हमारे पास क्या है? इंडक्टेंस है बेटा। और ये हमारे पास क्या है बेटा? मास है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर, ये एक दूसरे में पीरियोडिकली कन्वर्ट होते रहते हैं। चार्ज का फॉर्मूला Q cos ओमेगा t हो जाएगा। t 0 पे इनिशियली चार्ज मैक्सिमम है। SHM में हम इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटा। डिफरेंशिएट करोगे तो I आ जाएगा, यहां मैग्नीट्यूड लिखिए क्योंकि माइनस वो प्लस माइनस को एडजस्ट कर देंगे। Q ओमेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा करंट की? ओमेगा इंटू Q।
और यहां पर SHM में क्या होती थी बेटा, V मैक्सिमम ओमेगा इंटू ए की जगह क्या है, Q है, ओमेगा का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर अगर आपको करंट देखना है व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q, वही है कि जब पोजीशन बिकम्स X, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, करंट का फॉर्मूला व्हेन चार्ज एट कैपेसिटर इज Q। ओमेगा क्या है, 1/√LC, वहां क्या था √K/M, M की जगह L है, K की जगह 1/C है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? फिर अगर आप देखें एनर्जी कैपेसिटर के अंदर Q²/C, इंडक्टर के अंदर हाफ Li², यहां हाफ Q²/C। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इन दोनों का सम हाफ Q²/C हाफ Li²। इनिशियल अगर आप देखें तो Q²/C था, ये 0 था, ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी बेटा, ये क्या थी हमारे पास, इनिशियल एनर्जी। तो अगर आपको बोल दे कि किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q/2 है तो करंट बताओ, तो आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों से आप किसी भी इंस्टेंट पे जब चार्ज Q होगा तो करंट फाइंड कर सकते हैं। फिर जो हमने SHM में टाइम के रिलेशन लिखे थे बेटा, T0 पे चार्ज मैक्सिमम है, तो यहां पर चार्ज 0 होगा, यहां -Q होगा। अब हमसे पूछे कि T0 पे जब हमने स्विच क्लोज कर दी, ठीक है, T0 पे हमने क्या की है, स्विच क्लोज बेटा, तब हमारे पास चार्ज मैक्सिमम था, तो कितने टाइम के बाद चार्ज जो एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर बराबर हो जाएगी, तब हमारे पास चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, Q/√2। करंट कितना होगा, I max, तो एनर्जी दोनों I max/√2, तो क्या होगा बेटा, एनर्जी बराबर, तो कितना टाइम लगेगा A/√2 तक जाने के लिए, Q/2। यहां पर चार्ज 0 है और करंट क्या हो जाएगा बेटा, यहां मैक्सिमम हो जाएगा मीन पोजीशन पे, समझ रहे हैं? तो वो अगर पूछे कि कितने टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा T/4। तो बिल्कुल आप SHM के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वन शॉट वीडियो खत्म होती है बेटा फ्रॉम द चैप्टर EMI। आप देख सकते हैं 1 घंटे में हमने ये चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है और ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, SIP नोट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, कमेंट किया होगा और हाइप किया होगा बेटा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।